Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ फेस टू फेस चैनल का नाम है और ये वीडियो इन्होंने बनाई है वीर सावरकर के ऊपर। मैं भी वीर सावरकर इज़ वन ऑफ द आइडेंटिटी विच इज़ ऑलवेज इन वेरी कंट्रोवर्शियल। आइदर या तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है या तो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। ये ऐसा है। क्या मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस टॉपिक को लेके। ऑलराइट, सो आई हैव अ वेरी फ्यू नॉलेज अबाउट दिस। काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड करा कि फ़ेस टू फेस की वीडियो देखो, तो मैंने कहा कि ठीक है, फ़ेस टू फेस की वीडियो देखा जाए। और मैंने कहा कि चलो लेट्स डू द लेटेस्ट वीडियो ऑफ हिज एंड आई थिंक विच वॉज ऑन वीर सावरकर। चले फिर इस पर रिएक्शन देते हैं। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो कमेंट में जाके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप अपना फीडबैक दोगे तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये हो सकता है कि आप मेरे रिएक्शन पे फीडबैक दो या आप वीर सावरकर पे दो, किसी पे भी आप अपना रिएक्शन दे सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा जान के, आपका फीडबैक सुन के। चले फिर शुरू करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। अब जो लोग वीर सावरकर पर सवाल उठाते हैं कि उसने ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट किया, वो कायर था, डर गया था, अभी उनको बताता हूं कि इस देश में किस किस ने ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट किया। भाई बुरा ना मानिएगा, सावरकर के चक्कर में पूरे देश को लपेटे में ले आऊंगा। बड़ी तारीफ होती है इस बात पर कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने उनका नाइटहुड लौटा दिया। यार ये बताओ, पहले की लिया क्यों था? जब जलियांवाला बाग मैसकर हुआ तो जाके हिस्ट्री देखो, बोलना नहीं चाहता कि गोली चलाने वाले कौन थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका अर्थ क्या हुआ? इसकी मिरर इमेज क्या हुई? मिरर इमेज ये हुई कि इससे पहले कोऑपरेशन कर रहे थे। अरे यार, जब तुम कोऑपरेशन I like his laughing. तभी तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आएगा। सही बात है, राइट। आएगा कैसे? नाम का क्या उचित है? नॉन कोऑपरेशन, कि अब हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, कल तो हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। ये अर्थ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। इसका मतलब गांधी जी ने भी अंग्रेजों के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम। वो वीर था, है, हार है और रहेगा। अच्छा, जब केरला में ऑन द राइटिंग्स ऑफ दामोदर सावरकर ऑब्जेक्शंस आए कि दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, सो मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं बनाऊंगा। व्हाटसोएवर आई हैव स्टडीड थ्रू इनकी हंसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वीर सावरकर, दामोदर सावरकर। पहले छोटी सी ब्रीफ में आप लोगों को हिस्ट्री बता दूं, फैक्ट्स बता दूं, उसके बाद मैं जो सावरकर साहब के लिए कहा जाता है कि वो ट्रेटर या वो कायर थे, उन लोगों को मैं जवाब दूंगा बतौर सावरकर साहब के अधिवक्ता। 1883 में 8 सावरकर साहब का जन्म होता है। ठीक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग सावरकर साहब की आइडियोलॉजी को या बोलते हैं, सावरकर को बोलते हैं कि दे वर बिहाइंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1883 में सावरकर का जन्म होता है और 1886 में सर सैयद अहमद तैयब जी को, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, ज्यूरिस्ट थे, राइटर थे, स्कॉलर थे, उनको चिट्ठी में लिखते हैं कि हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते। इस देश में एक हिंदू मुल्क बसता है, एक मुसलमान मुल्क बसता है, और एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जब ये चिट्ठी सर सैयद साहब ने तैयब जी को लिखी थी तो वीर सावरकर 2 साल के थे। सर सैयद इज द फाउंडर ऑफ AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्लास में इफ यू डोंट नो। पहली राइटिंग करते हैं द ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर, और वो पेपर था नासिक वैभव। नासिक वैभव के एडिटर को यकीन नहीं होता कि ये आर्टिकल एक 4th 5th क्लास के बच्चे ने लिखा है, बट जब वो अश्योर कर लेता है, सुनिश्चित कर लेता है, तब ये पहला आर्टिकल सावरकर दामोदर साहब का छपता है नासिक वैभव पत्रिका में। 1904 मात्र 21 साल की उम्र में मित्रमाला एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसको सावरकर साहब नया नाम देते हैं, नया रूप देते हैं, और उसका नाम रखा जाता है अभिनव भारत। ठीक, 1906 में
लॉ करने के लिए सावरकर साहब मूव्स टू इंग्लैंड। अच्छा, और उनका इंग्लैंड जाने का जो मूल कारण वीर था, सावरकर वाज अ लॉयर। to take the fight of independence to the land of the enemy। ओह वाओ, क्या बात है, सीरियसली। सावरकर पर उंगली उठाने वालों, देश की आजादी की लड़ाई को 7 समंदर पार जो कहा जाता था उस जमाने में, ले जाने वाला, भारत के ज्योग्राफिकल एरिया बॉर्डर के बाहर ले जाने वाला, और इंग्लैंड में घुस के अंदर इंग्लैंड में अपने इंडियंस को ये बहुत बड़ी बात है भाई। करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था दामोदर सावरकर। आप सांप के बिल में तो नहीं जाओगे ना सांप पकड़ने? अभिनव भारत ग्रुप प्लानिंग करता है, हथियार इकट्ठा करता है, और अभिनव भारत का सक्रिय सदस्य मदन लाल ढींगरा कर्नल क्रुजन को इंग्लैंड में गोली मारता है। ओह शिट। The first assassination of a Britisher, first assassination of a Britisher जो इंग्लैंड में होता है, उसके पीछे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हाथ और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो दामोदर सावरकर की थी। ठीक, उसके बाद दामोदर सावरकर जिम्मा लेते हैं इंडिया में वेपन्स पहुंचाने की। Why? पिस्टल्स एंड बॉम्ब मेकिंग मटेरियल, जो आजादी की लड़ाई में बॉम्ब मेकिंग मटेरियल इंडियन रेवोल्यूशन में आया था, उसके जो जननी थे वो दामोदर सावरकर थे। दामोदर सावरकर के ही ऑर्गेनाइजेशन के केन्हरे नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की गोली मार के हत्या करते हैं हॉल में जब वो थिएटर में नाटक देख रहे थे। ओह शिट। दैट वाज द सेकंड मेजर असैसिनेशन जो अभिनव भारत करता है। ठीक, उसके बाद इस असैसिनेशन में 3 अभिनव भारत के सदस्य को फांसी होती है और 2 को भेजा जाता है काला पानी। काला पानी तो दामोदर सावरकर It's like a Guantanamo Bay. मार्टर्स ऑफ नासिक। It's like a very brutal. इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि जैक्सन को मारने वाली जो वेपन थी, जो एमुनिशन था, वो इंग्लैंड से आया था थ्रू अभिनव भारत, और उसको भिजवाने वाला दामोदर सावरकर था। इस कड़ी से दामोदर सावरकर को इंग्लैंड में पकड़ा जाता है और बाय शिप उनको इंडिया लाया जाता है। दामोदर सावरकर ब्रिटिश पर्सन इंचार्ज जो उनको यहाँ पे एस्कॉर्ट करने के लिए इंचार्ज था, उससे कहते हैं कि तुम मुझे हिंदुस्तान नहीं पहुंचा पाओगे। फ्रांस के ठंडे बर्फ जैसे समंदर के पानी में जब शिप डॉक होता है तो वीर सावरकर गोल शीशा, जो रूम का जो गोल शीशा होता है, उसको तोड़ के उसमें से निकल के समंदर में छलांग मारता है और तैरता हुआ फ्रांस के तट मर्सनालिस पहुंचता है। वहां पर लेडी कामा को मिस्टर वेक वर्मा उनके साथ हुआ करते थे, उन लोगों को उससे मिलना था, पहले से प्लान था, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाते और फ्रांस के तट पे सावरकर फिर एक बार पकड़ लिए जाते हैं। तो सावरकर इंडिया आके 16 आदमियों पर प्लानिंग और इस कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलता है कलेक्टर जैक्सन की हत्या का। तो 15 के 15 अपने को डिफेंड करते हैं, पर वीर सावरकर, दामोदर सावरकर अपने को डिफेंड करने से मना करते हैं। क्या बात है, ऐसा क्यों? बट व्हाई? सावरकर को 1 साल मुंबई में रख के काला पानी की सजा होती है। काला पानी मुझे लगता है बहुत ही 3 साल का काला क्रूअल जेल होता था उस टाइम 50 साल का। काला पानी, 25-25 साल की 2 Shit. सजाएं। 10 साल सावरकर काला पानी रहता है। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि सावरकर की जो ड्यूटी लगी थी, दामोदर सावरकर की, वो 3 साल के लिए तेल निकालने के लिए लगी Shit. थी, जहां पर कंधे पर पटरा रखकर कोलू के बैल की तरह सावरकर को घुमाया जाता था 3 साल। अरे बाप रे बाप। सावरकर ने अंडमान निकोबार काला पानी में
अपने कंधे पे पटरा रख के कोल्हू के भैंस की तरह तेल निकाला है, तेल। उसको कायर कहने वालों, अभी आगे और बताता हूँ। यार बहुत स्ट्रगल है यार। सावरकर चिट्ठी लिखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पर ऐसा क्यों है कि उनके बारे में अच्छी चीजें नहीं लिखी गई हैं? और इसके रीजन अब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अजीब बात है। विड्रॉ करता हूँ एंड आई नीड टू कम बैक टू द नेशन, टू द मेनलैंड। ब्रिटेन मान जाता है। 10 साल बाद सावरकर फिर से वापस मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी 3 साल उन्हें जेल रखा जाता है। 13 साल। 13 साल के बाद 1924 में उनको रत्नागिरी भेज दिया जाता है एंड ही वॉज नॉट अलाउड टू लीव डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। रत्नागिरी में क्या होता है? 1924 से लेके 1937 तक मात्र 3 बार सावरकर अंडर परमिशन रत्नागिरी छोड़ पाते हैं। ये था कुल मिला के बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में सावरकर के फैक्ट्स का इतिहास। जो व्यक्ति ब्रिटेन से हाथ मिला चुका था, वो 10 साल काला पानी के बाद 3 साल फिर क्यों जेल रखा गया? सही बात है। जो ब्रिटेन से हाथ मिला चुका था, वो 13 साल बाद यानी 10 + 3 उसे रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट में कैद करके क्यों रखा गया? मिला चुका था ना, वो तो मूवमेंट था ना, आप लोग बोलते हो। अब जो लोग वीर सावरकर पर सवाल उठाते हैं कि उसने ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट किया, वो कायर था, डर गया था, अभी उनको बताता हूं कि इस देश में किस किस ने ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट किया। भाई बुरा ना मानिएगा, सावरकर के चक्कर में पूरे देश को लपेटे में ले आऊंगा। 1857 की हिस्ट्री पढ़ो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। सबसे पहले तो कांग्रेस ने बताया वो म्यूटनी थी, वो गदर था। 1857 म्यूटनी नहीं थी, म्यूटनी होती है उसके खिलाफ जो नैतिकता से आपके ऊपर राज कर रहा हो, बोनाफाइड रूलर ऑफ द कंट्री। 1857 म्यूटनी नहीं थी, गदर भी नहीं था, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। उसकी जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे कि पूरे पंजाब की एक एक रियासत ने ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट किया। शिट। वरना हम लोगों को आजादी 1857 में मिल गई होती। 1857 की हिस्ट्री पढ़ोगे तो ग्वालियर के अलावा जाके देखो कि डोगरास ने कैसे ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट किया। 1857 की अगर जाके हिस्ट्री पढ़ो तो जाकर देखो कि गोरखास ने कैसे ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट किया। उनको कोई कायर नहीं कहता। सारी कायरता वीर सावरकर के ये एग्रीमेंट में नजर आती है। सही बात है, ये गलत है यार। जब जलियांवाला बाग मैसकर हुआ तो जाके हिस्ट्री देखो, बोलना नहीं चाहता कि गोली चलाने वाले कौन थे। ऑर्डर देने वाला तो जनरल डायर था, सबको मालूम है। जाके पढ़ो कि गोली चलाने वाले कौन थे, किस सेक्शन के लोग थे, पढ़ो, नाम नहीं लूंगा। अरे बता देते सर। एग्रीमेंट किया। और जलियांवाला बाग के साथ रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो नाइटहुड तो ब्रिटेन से लिया था, सर का उपाधि जो ली थी ब्रिटेन से, वहां की महारानी से, उसको उन्होंने लौटा दिया। बड़ी तारीफ होती है इस बात पर कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने उनका नाइटहुड लौटा दिया। यार ये बताओ पहले की लिया क्यों था? लिया क्यों था? अगर माने रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने ब्रिटेन से नाइटहुड एक्सेप्ट कर लिया था, इसका मतलब ये था उन्होंने ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट कर लिया था। अगर गलत कह रहा हूं तो कोई बताए। गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वाह वाह वाह, सब कहते हैं क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। शब्द पकड़ के चलिएगा और एक वकील के नजरिए से देखिएगा। अगर मुझे आर्गुमेंट करना हो सावरकर का केस किसी ने कोर्ट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका अर्थ क्या हुआ? इसकी मिरर इमेज क्या हुई? मिरर इमेज ये हुई कि इससे पहले कोऑपरेशन कर रहे थे। अरे यार, जब तुम कोऑपरेशन किसी से कर रहे होगे तभी तो नॉन कोऑपरेशन। सही बात है, वरना जब कर ही नहीं रहे होगे तो कहां से होगा? नॉन कोऑपरेशन कि अब हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, कल तो तुम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। ये अर्थ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। इसका मतलब गांधी जी ने भी अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट किया। हल्ला मचता है साहब जब साइमन कमीशन का विरोध हिंदुस्तान में हुआ, उसमें शहादत हुई, तो वो किस बात का विरोध हो रहा था?
आजादी इस देश को इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के आधार पर मिली है। तो इस देश में तो हर आदमी ने ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट किया है। सही बात है। तो इसमें वीर सावरकर को मुझे क्यों उठाते हो भाई? तो ये बात तो हो गई तुलनात्मक। और सबसे बड़ी बात, 1947 को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब ये होता है जब एक बोनाफाइड रूलर ने दूसरे बोनाफाइड रूलर को ट्रांसफर ऑफ पावर किया। ये नहीं कहा गया रेलिंक्विशिंग ऑफ पावर। तो जब आपने ट्रांसफर ऑफ पावर का वर्ड यूज कर लिया तो आपने ये मान लिया कि जो ब्रिटेन हिंदुस्तान में कब्जा करे बैठा था वो नैतिक था, वो अनैतिक नहीं था। सही बात है। ठीक, वरना पावर ट्रांसफर कैसे हो रहा है? पूरे भारत ने अंग्रेजों के साथ सेटलमेंट किया था। ये तो हो गया तुलनात्मक आर्गुमेंट। अब दो अपने अंदर से मैं आर्गुमेंट निकाल के बताता हूं जो मैंने इंटरप्रेट करे। पहला, 10 साल यातना झेलने के बाद अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में सावरकर को एक बात समझ आ गई थी कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने हाईजैक कर ली है। उनको एक बात ये समझ आ गई थी कि जो मैं यहाँ त्याग दे रहा हूँ अपने जीवन का, अपने परिवार का, और यहाँ यातना झेल रहा हूँ और कोयलों के बैल की तरह घूम घूम के तेल निकाल रहा हूँ, मेनलैंड इंडिया में ही हिंदुस्तानी मेरे दुश्मन हैं जो मेरी इस त्याग का या मेरी इस सेवा का या मेरी इस क्रांति का मुझे फल देने को तैयार नहीं है। फल का मतलब रिकॉग्निशन देने को तैयार नहीं है, मेरी इस सेवाओं का संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, और मैं गुमनामी के अंधेरों में इसी तरह सेलुलर जेल में मर के खत्म हो जाऊंगा और मेनलैंड इंडिया में मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई हाईजैक हो चुकी है। सही बात है। तो दूर की बात है, कोई पहचानने को तैयार नहीं है कि 10 अंडमान निकोबार पे पूरा समुद्र पार कोई आदमी क्रांतिकारी वहां पर 10 साल से यातना झेल रहा है, जिसकी पत्नी अकेली यहाँ पर अपना जीवन जी रही है। तो ये एक पहला कारण था जो सावरकर को ये लगा होगा, दिस इज माय स्टडी, कि यहाँ पर त्याग देने से कोई फायदा नहीं है। पूरा देश जब अंग्रेजों को के साथ सेटलमेंट कर रहा है तो मैं भी सेटलमेंट करके जाऊं और वहां पर रहकर कुछ कार्य करूं। पहला। दूसरा, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज प्योरली माय इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज राइटिंग्स, कि सावरकर साहब ने ये इंटरप्रेट कर लिया था, रियलाइज कर लिया था कि नेशन एज अ लार्ज के लिए ब्रिटिशर्स आर ए लेसर प्रॉब्लम देन मुस्लिम्स। ओह शिट। Than Muslims. So he wanted to have a settlement with Britishers so he can come back to India and work more for Hinduism, reorganization of Hinduism rather than fight against the Britishers. ये दूसरा रीजन है। बुक लिखती है कि in 1913 Cradock, Home Secretary, visited the Andamans. When he met Savarkar, he said to him, "How have you ruined yourself by your own hands? If your knowledge and ability were properly utilized, you would have got a top position in the government." जो वीर सावरकर का मुस्लिम्स के लिए एटीट्यूड हो गया था एंड आते आते, और इसका प्राइम रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स ने पश्तून और बलूच गार्ड्स रखे थे अंडमान निकोबार में, और उनका काम था कि जिनको उनको लगता था ये हिंदुज्म की बात करते हैं या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज की बात करते हैं, उन कैदियों को मारना, उनको पीटना, उनके सामने गाय काटना, उन्हें राम राम ना बोलने देना, उनको पूजा पाठ ना करने देना। वीर सावरकर वही आदमी है जिसने 1857 में मुस्लिम्स के कंट्रीब्यूशन को एप्रिशिएट करते हुए अफसाने लिखे हैं जो आज तक मुसलमानों को ना बताया गया ना पढ़ाया गया। वीर सावरकर ने कहा था, इफ यू कम विद अस, with you, if you don't come with us, without you, and if you oppose us, in spite of you. और वीर सावरकर ने एज अ विजनरी कहा था, the Mohammedans are likely to prove dangerous to our Hindu nation and the existence of common Indian state, unified Indian state. तो वीर सावरकर के बारे में हमारे इंडियन हिस्ट्री ने बहुत छुपाया है। का गलत नहीं था, 1947 ने इस बात को साबित कर दिया। And when he was in Ratnagiri, वहाँ से लौट के वीर सावरकर started organizing Hindus. वीर सावरकर worked against untouchability. वीर सावरकर worked for the purification of Marathi language
एंड ये उनका कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग अपने तरीके से. He was a poet, he was a visionary, he was a writer and he was a revolutionary जिसने इस लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को 7 समंदर पार लेके गया. So, ये सारा उनका एक कैरेक्टर था. He was a bundle of opposites. जहां वो एक तरफ सुपर इंटेलेक्चुअल इंसान था, वहीं दूसरी तरफ वो एक असैसिनेशन को भी प्लान कर सकता था. कुछ लोग कहते हैं खुद को नहीं असैसिनेट किया. ये कौन सी लॉजिक होती है? ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक में डोभाल साहब खुद को नहीं चले गए. He was a strategist, he was a planner, he was सही an बात है. organizer. It does not mean कि हर आदमी भगत सिंह की तरह एक्ट करेगा. सही बात है. कि हर आदमी चंद्रशेखर आजाद की तरह एक्ट करेगा. हर आदमी का अपना यूएसपी होता है, काम करने का उसका तरीका होता है. तो दिस वाज दामोदर सावरकर, जिनको बहुत राइटली एज अ टाइटल वीर दामोदर सावरकर बोला गया है. और वीर दामोदर ही वो आदमी था जिसने ये विजन देखा कि ब्रिटिश आर्मी में हिंदूज को ज्वाइन करना चाहिए. एंड ही प्रोपोगेटेड एंड एडवोकेटेड हिंदूज ज्वाइनिंग द ब्रिटिश आर्मी so that there is a balance in British Army, because British Army में मेजर जो कंट्रीब्यूशन था वो सिख्स का था, मुस्लिम्स का था और गोरखास का था. और 1857 में 2 जगह से, 3 में से 2 जगह से धोखा हो चुका था. हिस्ट्री पढ़िएगा 1857 की आराम से, इस मंथ पे नहीं बोलूंगा. चलिए फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री. द पर्सन द ड्यू, उसने ये रियलाइज किया, उसने ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी. 10 साल काला पानी रहा, 3 साल उसके बाद जेल रहा, उसके बाद 20 साल एक डिस्ट्रिक्ट में कैद होकर रहा. एंड ही रियलाइज्ड, और उसका विजन गलत नहीं था, कि इन द एंड यूनाइटेड इंडिया को लेके मुस्लिम्स प्रूव्ड, जिन्ना प्रूव्ड दैट मुस्लिम लीग प्रूव्ड मोर डेंजरस देन द ब्रिटिशर्स. सो दिस इज द केस ऑफ सावरकर. इंडीड ही वाज वीर एंड इंडीड ही वाज अ रेवोल्यूशनरी. जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा. तो वीडियो ख़त्म हो गई है. मैं वीडियो के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि वीर सावरकर के बारे में, जैसे कि आप ऑलरेडी सुन रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने जो बताया वीर सावरकर के बारे में, क्योंकि वीर सावरकर के बारे में ना हमें हिस्ट्री में सुनने को मिलता है, ना ही हमें कहीं पढ़ने को मिलता है. हमें उनके बारे में जानने को मिलता ही नहीं है. अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों उनकी हिस्ट्री को हटाया गया है? ये बहुत ही अजीब बात है. इसको समझना मुझे नहीं पता कि आखिर उनकी हिस्ट्री को क्यों हटाया गया है, क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया है. अगर आप जानते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताना. बट आई एम ऑलवेज स्टिल क्यूरियस कि अगर वो पेट्रियाटिक हैं तो क्यों उनको नहीं बताया गया. दैट समथिंग आई स्टिल डिडंट गेट इट, कि आखिर ऐसा क्यों था. रिजवान साहब ने जो ये बात रखी है बहुत अच्छी रखी है. And I felt like we all do an apology to वीर सावरकर की. अगर ये सच्चाई है तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए एंड मेक श्योर कि उनकी आत्मा जो है हम सबको माफ़ करे. एनीवे, मुझे अगर आपके पास कोई भी सोर्स है वीर सावरकर को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. मैं उसको पढ़ूंगा, क्योंकि माई जॉब इज़ टू मेक श्योर दैट आई लर्न more and more things about nature than just sticking my ideology to one place. Anyway, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो. वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ये वीडियो बहुत अच्छी थी. इट वाज वेरी अमेजिंग वीडियो. एनीवे, जो हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.